नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मिसाइल को लेके है। 2020 में सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 250 अस्त्र मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। उसके बाद नेवी की तरफ से भी 50 मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अभी इन मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया गया है। अब नेवी को ये सब डिलीवर किया जा रहा है या नहीं, इसको लेके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट के साथ अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया गया। लेकिन बताया गया था कि इसी साल के अंदर ही इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 और तेजस में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की सुखोइज में अभी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करना शुरू किया जा चुका है और लगभग 2 स्क्वाड्रन सुखोइज में पहले से ही अस्त्र मिसाइल को ऑपरेशन किया जा चुका है, जिनको नॉर्मल कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ दिनों तक रेगुलर बेसिस पर इनको ऑपरेट करने के बाद और यूज करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इनको और भी ज्यादा मात्रा में इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया, जिसमें अभी एडिशनल अस्त्र मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। और इसको लेकर अभी डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन एयरफोर्स के बीच बातचीत किया जा रहा है, क्योंकि अगर इसको इंडियन एयरफोर्स की हर एक सुखोइज के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा तो हमें टेक्निकली अभी और भी ज्यादा मिसाइल की जरूरत पड़ने वाली है। इसी बीच ये फैसला किया गया था कि आगे चल के हर साल 100 से ज्यादा अस्त्र मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करना शुरू किया जाएगा, यानी कि हर साल इंडियन एयरफोर्स में 100 से ज्यादा नए अस्त्र मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा। और अभी अस्त्र मिसाइल की सीकर में भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं और अभी इम्प्रूव्ड सीकर के साथ 2023 के बाद इसकी प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। पहले इसमें रशियन ओरिजिन सीकर हुआ करता था, लेकिन अभी इसमें इंडिजिनस सीकर का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी 2023 तक MiG-29 और तेजस को भी अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। साथ ही 2 एडिशनल सुखोई स्क्वाड्रन को भी अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए तैयार कर दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 2023 तक हमारे पास 4 सुखोई स्क्वाड्रन होने वाले जो कि अस्त्र मिसाइल को फायर कर पाएंगे। इसी बीच तेजस में भी अस्त्र मिसाइल की डमी ट्रायल को कंडक्ट किया जा चुका है और जल्दी ही एक्चुअल अस्त्र मिसाइल को तेजस से फायर किया जाएगा। और इन्हीं सब वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अस्त्र मिसाइल की एडिशनल ऑर्डर को प्लेस करने के बारे में विचार किया जा रहा है और आगे चल के रशियन ओरिजिन R-77 मिसाइल को अस्त्र मिसाइल से रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट एक और नोटम वार्निंग को लेकर एक बार फिर से भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया, जिसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ट्विटर यूजर डिटरसफा की तरफ से अपने हैंडल पर पोस्ट किया गया था। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वार्निंग को अभी 1 जून से लेकर 3 जून तक इशू किया गया और इस वार्निंग को लगभग 330 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया। अब ये बात तो बताना पॉसिबल नहीं है कि इसमें DRDO की तरफ से कौन से मिसाइल की टेस्टिंग किया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि शायद इस दौरान DRDO की तरफ से रुद्रम 2 मिसाइल की टेस्टिंग किया जाएगा, क्योंकि पिछले महीने DRDO की तरफ से इसके बारे में एक नोटिस को दिया गया था कि आने वाले दिनों में वो अस्त्र मिसाइल से लेकर रुद्रम सीरीज की मिसाइल की टेस्ट करने वाले हैं। अब रुद्रम 1 की बात करें तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है, लेकिन रुद्रम 2 की बात करें तो ये शायद इसका एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट होने वाला है, जिसका रेंज 350 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसको अभी एंटी रेडिएशन मिसाइल के बदले एयर टू सरफेस मिसाइल कहा जा रहा है, लेकिन इनकी जो प्राइमरी रोल होने वाला है वो सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि सीड कैटेगरी की रोल होने वाली है, जिसमें इनको दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट और स्पेशली एयर डिफेंस नेटवर्क को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब फिलहाल के लिए उम्मीद तो है कि इस दौरान रुद्रम 2 जैसे मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है, लेकिन जब तक ऑफिशियली DRDO की तरफ से टेस्ट के प्रेस रिलीज को इशू नहीं किया आता है तब तक ये सही से बताना पॉसिबल नहीं है कि एक्चुअली इस दौरान DRDO की तरफ से कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग की जाएगी। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो रिसेंटली वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की तरफ से एक ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग को पब्लिश किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स को पूरे दुनिया भर में 3रे नंबर पर पाया गया, यानी कि पूरे दुनिया भर के जितने भी एयरफोर्स मौजूद है उन सभी में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ 3rd नंबर पर है। और भारत से आगे बस 2 ही कंट्री मौजूद है, जिसमें पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स और दूसरे नंबर पर रशिया मौजूद है।
अब सबको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में भारत चाइनीज एयरफोर्स से भी आगे निकल चुका है, जिसमें चाइना 4th पोजीशन पर मौजूद है। अब ये लिस्ट देखकर ये काइंड ऑफ बायस्ड लगता है, क्योंकि चाइना का जो एयरफोर्स है उसमें अभी ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर भी मौजूद है, जबकि कि हमारी मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें रफाल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। पर जहाँ पर थ्योरी में WDMMA की तरफ से बताया जाता है कि वो पूरे दुनिया भर के 98 कंट्रीज की 124 एयर सर्विस और 47,840 एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर रहे हैं, जिसे सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि उनकी सर्विस अवेलेबिलिटी और वेपन्स वगैरह भी शामिल है। और इसको लेके काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को करना पड़ता है और उसके बाद एक ट्रू वैल्यू पॉइंट को निकाला जाता है, जिससे सिर्फ एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी, ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी और यहाँ तक कि उनकी नेगेटिव पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाता है। और इतना सब कुछ करने के बाद जो नंबर आता है उसको बेस करके इस रेटिंग को तैयार किया गया। इसमें यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स 242.9 पॉइंट के साथ पहले पोजीशन पर मौजूद है, रशियन एयरफोर्स 114.2 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है और भारत 69.4 पॉइंट के साथ 3rd पोजीशन पर मौजूद है। और चाइना की बात करें तो चाइना 63.8 पॉइंट के साथ 4th पोजीशन पर मौजूद है। अब मेरे हिसाब से इस वजह से हो सकता है क्योंकि चाइना की एयरफोर्स हमारे मुकाबले भले ही साइज में काफी बड़ा है, लेकिन अभी भी चाइना की एयरफोर्स में एक मेजर पार्ट जो है वो ओल्डर 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन के एयरक्राफ्ट से भरे हुए हैं और चाइनीज एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी इतना अच्छा नहीं है, जिनको मेनली इंजन रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनकी वेपन्स भी इतने रिलायबल नहीं होते हैं, जिस वजह से चाइना को यहाँ पे काफी कम नंबर मिला है। और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स भी एक काइंड ऑफ चाइनीज वेपन्स को इतनी अहमियत नहीं देते, जिस वजह से हो सकता है चाइना को यहाँ पर कम आंका जा रहा है। लेकिन हमें इस बात से कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल हमारी एयरफोर्स भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है, स्पेशली जब तक हम हमारी पुराने MiG-21 जगुआर जैसे फ्लीट को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करते और हमारी MMRCA टेंडर, तेजस MK2 और MK जैसे फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं करते, तब तक हमारी एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ होने वाली है वो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं होने वाला है। अगला अपडेट एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर को लेके। आप सब कई बार इस चीज को देख चुके होंगे जहां पर पाकिस्तानी ISI एजेंट्स की तरफ से भारत के कई सोल्जर्स और ऑफिसर्स को हनी ट्रैप किया गया है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की भी कई सीक्रेट को हासिल करने की कोशिश किया जा चुका है। और अभी एक बार फिर से एक इंडियन आर्मी की जवान को हनी ट्रैप करने की बात सामने आई है। इस सोल्जर का नाम प्रदीप कुमार प्रजापत है, जिनको 21 मई को ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंदर अरेस्ट किया गया था। अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रजापत ने पाकिस्तानी एजेंट्स को हमारे मिसाइल्स और रॉकेट्स की कई वीडियोज और कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि उस लड़की की यानी कि पाकिस्तानी एजेंट से उनकी मुलाकात लगभग 7 महीने पहले हुआ था और उसके बाद ये भाई साहब उसके दीवाने बन गए थे। और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दिए गए बयान में उन्होंने बताया था कि ये उस लड़की के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे और इसी वजह से उन्होंने हमारे मिसाइल्स और रॉकेट की मल्टीपल वीडियोज और सेंसिटिव डाटा को भी उनके साथ शेयर कर दिया था। अब वो बात अलग है कि कुछ वीडियोज खुद DRDO की तरफ से इंटरनेट पर शेयर किया जाता है, लेकिन ये वो वाले वीडियो नहीं थे जिनको पब्लिक के लिए पब्लिश करना जरूरी होता है। और मजे की बात तो ये है कि इतने सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बाद भी इस बंदे को कोई भी पैसा नहीं मिला था। मतलब ये सब कुछ ये भाई साहब उस लड़की को पाने के चक्कर में कर रहे थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और यही नहीं बल्कि ये भाई साहब ने अपने 5-6 कॉलिग्स को भी उस लड़की के साथ इंट्रोड्यूस कराया था। अब वो लड़की थी चालू, उसने भी इन 5-6 बंदों को लपेट में लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाकी बंदे जाकिर भाई के फैन निकले। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। लेकिन ये बंदा फंस गया था और लड़की के चक्कर में देश के सेंसिटिव डाटा को और इन्फॉर्मेशन को फ्री में दुश्मन के साथ शेयर कर दिया था। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि लड़की के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर है जो कि डिस्कॉर्ड में आके रोते रहते हैं कि भाई लड़की छोड़ के भाग गई, तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना जवानों को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए जिस तरीके से हनी ट्रैप किया जा रहा है, तुमको भी आईफोन के लिए हनी ट्रैप कर लिया जाएगा और तुमको पता नहीं चलेगा और बाद में मत बताना कि मैंने बताया नहीं था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।